तो राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई ओमकार चौधरी जी। भाई साहब प्रणाम। नमस्कार आपको भी और दर्शकों को भी। भाई साहब आपको 45 एक साल तो हो गए पत्रकारिता में। बिल्कुल हो गए, 4 दशक से ऊपर हो गए। 4 दशक का अनुभव, मतलब कहने का ये मतलब है कि हम ये मान लें कि 1980 में, हाँ, जब इंदिरा गांधी जनता पार्टी को हरा के दोबारा चुनाव जीत के आई, है ना, तब 80 के दशक में आई थी। जी हाँ, जी हाँ। और इमरजेंसी इमरजेंसी के बाद वो दौर जिसमें जनता पार्टी बनी, टूटी और हार गई, और फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद आपका 82 में खालिस्तान मूवमेंट का शुरू होना, 83, 84, शायद 84 से ज्यादा भयावह दौर तो इस देश ने देखा ही नहीं। वन ऑफ द मोस्ट, मतलब टर्ब्यूलेंट टाइम्स पिछले 50 सालों के में। तो उस दौरान तो आप बहुत सक्रिय रहे होंगे, और आप थे भी, मैंने सुना ये हरियाणा पंजाब में आप बहुत लंबे समय तक काम किया आपने। तो मेरा जो पत्रकारिता जीवन है वो मेरठ से शुरू हुआ। उन दिनों जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो मैं दैनिक प्रभात के एक कॉरेस्पोंडेंट के रूप में काम करता था, और इंदिरा गांधी की हत्या की खबर टेलीप्रिंटर पर आ रही थी। तो जब कोई बड़ी घटना होती थी, कोई बहुत बड़ी घटना होती थी, तो टेलीप्रिंटर आवाज करते हुए, घंटी बजाते हुए खबर को प्रकाशित करता था, और वो लगातार घंटी बजे जा रही थी। तो प्रमोद जी बैठे हुए थे उस समय, जो उनके प्रबंध संपादक थे। तो उन्होंने इशारा किया कि कुछ गड़बड़ है, कुछ बड़ी खबर। वहां जाकर के देखा तो वो खबर यही आ रहा था। एक लाइन की खबर थी, इंदिरा गांधी को उनके अंगरक्षकों ने गोली मारी। और जो आप बता रहे हैं, करीब करीब 4 साढ़े 4 दशक का जो पत्रकारिता का अनुभव है, इसमें बहुत सारी घटनाएं देखी हैं, बहुत सारे लीजेंड्स देखे हैं अलग अलग फील्ड में। उनमें बॉलीवुड से लेकर के, क्रिकेट में सुनील गावस्कर से लेकर के, और फिर सचिन तेंदुलकर का आज का दौर, करसन घावरी और सैयद किरमानी, गुंडप्पा विश्वनाथ, वो एक पूरा एक दौर था। और उसके बाद फिर ये साथ साथ कपिल देव का भी दौर चल रहा था। और राष्ट्रीय फलक पर जिस घटना का आपने जिक्र किया, 84 का, उससे पहले 82 का एशियाड दिल्ली में हुआ था, और रंगीन टेलीविजन पहली बार देश में आया था 82 में, तो वो दौर भी देखा है। और दिल्ली का कायाकल्प होते हुए बाबा जी हमने देखा है, दिल्ली का कायाकल्प होते हुए देखा है। हमने दिल्ली की वो सड़कें भी देखी हैं जहां घंटों घंटों जाम रहते थे। अभी जहां ये पीरागढ़ी का फ्लाईओवर है, वहां पर 3-3 4-4 बार ट्रैफिक रुक रुक करके जो है पास होता था, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हुआ करती थी। आज तो दिल्ली फ्लाईओवर वाला जो है शहर है। और केवल दिल्ली नहीं, आप इस देश के जितने भी प्रमुख शहर हैं उनको आप देख लीजिए, पूरी कायाकल्प हो रखी है, और बहुत तेज गति से विकास हो रहे हैं। तो उस समय तरह तरह की घटनाएं हमने देखी थी। और आप सही कह रहे हैं, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, चंडीगढ़ में रहा हूँ, कई साल रहा। जब अमर उजाला शुरू किया था 99 में, उससे पहले ही पहुंच गया था। और इस पूरे क्षेत्र में और सारे राज्यों में बहुत सघन मेरे दौरे हुए हैं। अमृतसर का हालगेट से लेकर के, और लॉरेंस रोड और क्वींस रोड, ये सब देखे हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी सघन दौरे हुए हैं। हरियाणा के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, क्योंकि वहां तो फिर जमकर में बैठा हूँ, 16 साल एक अखबार का संपादक रहा। तो घटनाएं देखी हैं, और बहुत बड़े बड़े
जो टॉल लीडर जिनको कहते हैं वो भी देखे हैं, और आजकल बौने लोगों को भी देख रहे हैं। मैं जब लोकसभा कवर करता था दिल्ली में रहते हुए, जब नेशनल ब्यूरो में था अमर उजाला के, तो लोकसभा कवर किया करता था, और बाहर एक चाय की दुकान है, वही लोकसभा प्रेस गैलरी के बाहर की तरफ, वहां बैठ करके हम लोग गप्पे सप्पे मारते थे। कभी जावेद अख्तर बैठ जाते थे, कभी कोई दूसरे लोग बैठ जाते थे पत्रकारों के साथ में, और जैसे ही हमें पता लगता था कि फला नेता का भाषण होने वाला है इस विषय पर, सब अपने कप में आधा आधा कप चाय छोड़ करके प्रेस गैलरी की तरफ लपकते थे। आज की तारीख में क्या हम कह सकते हैं कि कोई विपक्ष का या पक्ष का ऐसा नेता हो जिसका भाषण सुनने के लिए लोग अपनी चाय छोड़ दें, या चर्चा के लिए प्रेस गैलरी में दौड़ें कि चलो इनका भाषण तो सुन ही लेते हैं। अब वैसी तैयारी करके कोई आता भी नहीं है। वह उस समय तो सारे जहाज बैठे हुए थे, लोकसभा में भी और राज्यसभा में तो कभी हंगामा होता ही नहीं था साहब। वो वास्तव में उच्च सदन था, और वहाँ बुद्धिजीवी ही भेजे जाते थे। अलग-अलग क्षेत्रों के बहुत लब्ध प्रतिष्ठित लोग राज्यसभा में जाते थे। तो राज्यसभा में हंगामे का मतलब हेडलाइन हुआ करती थी उस दिन अखबारों की। लेकिन राज्यसभा में हंगामा नहीं होता था। अब तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पॉलिटिकल नियुक्तियाँ की जाती हैं, तो वो राज्यसभा के लिए की जाती हैं। जो लोकसभा के लिए नहीं जीतते, उनको वहाँ ठेल दिया जाता है। तो ये राजनीति के अखाड़े बन चुके हैं। और जहाँ तक घटनाओं का प्रश्न है, 84 तो साहब भयावह था, भयावह था। 3000 सिखों का कत्लेआम केवल इसलिए कर दिया जाए, इससे भी ज़्यादा ही मारे गए, और कितनी क्रूरता के साथ मारे गए। उनके गले में जलते हुए टायर डाल करके उनको घेर करके मारा गया, काट दिया गया। और अब ये लोकतंत्र की बात करते हैं। अब ये तरह-तरह के बयान दे करके मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, जिसके कार्यकाल में मुझे लगता है कि सबसे कम हिंसा हुई है, सबसे कम दंगे हुए हैं, किसी कम्युनिटी को सबसे कम निशाना बनाया गया है। कम्युनिटीज़ के खिलाफ अभी भी होते हैं, लिंचिंग अभी भी होती हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू हुई हैं, पहले से ही होती रही हैं। लेकिन जो 84 में हुआ था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, और जिसमें जगदीश टाइटलर से लेकर के सज्जन कुमार और कमलनाथ तक के नाम आए थे, बहुत सारे कांग्रेसियों के नाम आए थे, और जिस तरह लीपापोती की गई उन सारी घटनाओं पर, जिस तरह उनको दबाया गया, वो क्या किसी से दबी छिपी हैं? जांच के नाम पर कमेटियां गठित करना, आयोग गठित करना, एसआईटी गठित करना, और उनकी रिपोर्ट्स को दबा करके रख देना, तो ये सब नाटक नौटंकी हुई हैं उस समय। और जो अकाल तख्त पर हुआ, जो हरमंदिर साहब में हुआ, वो किससे छिपा दबा है? पहले भिंडरावाले को खड़ा किया गया। भिंडरावाले को खड़ा करने वाले कौन लोग थे? जो अकालियों की राजनीति को खत्म करना चाहते थे। और जब वो खालिस्तानी बन गया, पक्का भिंडरावाला बन गया, आतंकवादियों का सरगना बन गया, तो उसके बाद देखिए आप क्या हुआ है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो जो ये आजकल विदेशों में बैठ कर के मोदी को निशाना बनाते हैं, इनको या तो ये पक्के सिख नहीं हैं, या फिर उन घटनाओं को एकदम ये कहते हैं कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई जो 84 में हुई। और 84 की उन घटनाओं के पीछे कौन लोग थे, या ये लोग जानते नहीं है, या मक्कारी करते हैं, उनको भूलने का नाटक करते हैं। हकीकत ये है कि मोदी जी सिखों को जितना सम्मान देते हैं, सिखों के गुरुओं को, यहाँ तक कि उनके साहबजादों को जितना सम्मान देते हैं, इतना आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। लेकिन उनको विलेन बनाया जा रहा है। जहाँ आप बैठे हैं पंजाब में, वहाँ पर उनके खिलाफ विषवमन किया गया है, एक माहौल बनाया गया है। तो आजकल डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। उस तरह की नैतिकता वाली या सिद्धांतों वाली राजनीति तो कभी की खत्म हो चुकी है। मैं आगे बढ़ने से पहले जरा आप 1 मिनट आपको लूंगा। मित्रों, ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। ये मेरे चुनिंदा लेखों का संकलन है। इसका मूल्य है 600 रुपया, परंतु इस
पुस्तक की बिक्री से जो भी राशि प्राप्त होगी वो मेरे मंदिर आश्रम में, जो कि आगरा में है, गंगा यमुना जी के किनारे है, वहां पे प्रस्तावित गौशाला और पशु चिकित्सालय में खर्च होनी है। आप ये सामने आपके टिकर चल रहा है 7696409623, इस पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या इस अकाउंट में दिग्विजय सिंह, इस अकाउंट में ये राशि भेज सकते हैं, या और कोई भी सहयोग राशि अगर आप भेजना चाहते हैं तो ऊपर क्यूआर कोड है, उसमें भी भेज सकते हैं। और इसी नंबर पे आप मुझे अपना एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड वगैरह भेज दें तो हम आपको ये पुस्तक भेज देंगे और आपका सहयोग हो जाएगा गौशाला में। अच्छा सर, थोड़ा सा इसके बाद वाले दौर में आते हैं। आज तक का सबसे बड़ा प्रचंड बहुमत लेके राजीव गांधी का इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर पे सवार होकर प्रधानमंत्री बनना, 410 सीट, 8 या 10 थी, और मात्र 404 सीटें आई थी। पंजाब में बाद में इलेक्शन हुआ था, 10 सीटें वहां से आ गई थी। तो और मात्र 2-2.5 साल के अंदर इतने प्रचंड बहुमत से आई हुई सरकार का अलोकप्रिय हो जाना, विवादों में घिर जाना, और वीपी सिंह जैसे नेता का उदय, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। उसके बाद वो चुनाव होना और वहां से फिर चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री चुन लेना और उनका खड़ा होकर अपने प्रधानमंत्रित्व को वीपी सिंह को दे देना, और मात्र 2-2.5 साल में वीपी सिंह की सरकार का भी गिर जाना, और 2 सीट से भाजपा का उदय होना, राम मंदिर मूवमेंट, बाबरी मस्जिद का टूटना, ये सारा दौर सर आपने देखा है। जरा वो वीपी सिंह की सरकार, अडवाणी जी की रथ यात्रा, उनका समर्थन वापस लेना, और उसके बाद बाबरी मस्जिद का टूटना, ये जो 2-3 साल का पीरियड था, ये बताइए जरा इसके बारे में। देखिए, 1984 में जो कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मिला था, और जो मजाक उड़ाया करते थे राहुल गांधी बीजेपी के बारे में कि दो हम दो हमारे दो, अटल अडवाणी और 2 जीत करके और आए थे, उनका मजाक उड़ाते थे। मजाक उड़ाना बनता नहीं था, क्योंकि एक तो उनकी माताजी की डेथ हुई थी, प्रधानमंत्री की डेथ हुई थी, कत्ल किया गया था उनका, और उससे उपजी सहानुभूति की लहर पर ही 404 सीटें आई थी। क्योंकि पंजाब में उस समय आतंकवाद शुरू हो चुका था, दौर बड़ा भयावह था वहां के लिए, तो वहां बाद में चुनाव हुआ था, 10 सीटें कांग्रेस को वहां से भी मिल गई थी, तो 414, जो कभी नेहरू को भी नहीं मिला, उतना बहुमत राजीव गांधी को मिला था। लेकिन ये इस बहुमत मिलने के करीब 6-7 महीने बाद एक घटना हुई थी इस देश में, भोपाल गैस त्रासदी, और उसमें एंडरसन जो आए थे इस दुर्घटना के बाद, उनको राजीव गांधी की सरकार ने जाने दिया देश से, उनको रोका नहीं, बल्कि अर्जुन सिंह उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको राजीव गांधी का फोन गया कि आप अपनी गाड़ी भेजो और भोपाल एयरपोर्ट पर विमान खड़ा हुआ है, उसमें इनको चढ़ा दो, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। एंडरसन को वहां से दिल्ली, और दिल्ली से फिर उनको भगा दिया गया, अमेरिका चले गए वापस। हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग अपंग हो गए, बीमार हो गए, किसी ने आंखें खो दी, किसी ने कुछ खो दिया। बाबा जी कभी तसल्ली से बैठ करके कांग्रेस के पापों पर एक वीडियो करेंगे, कांग्रेस के दामन में दाग ही दाग है। इसने देश को ऐसी ऐसी त्रासदियां दी हैं, ऐसे ऐसे दंश दिए हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। आज तो ये दूध के धुले हुए बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तो
थैंकफुल हूँ सोशल मीडिया का, जहाँ अब लोग इनकी असलियत को उजागर कर रहे हैं, देश के सामने रख रहे हैं। और जो आप पूछ रहे थे कि इतना प्रचंड बहुमत और इतनी जल्दी पतन सरकार का और इतनी अलोकप्रियता, तो चाहे बोफोर्स मामला रहा हो, चित्रा सुब्रमण्यम ने जिसका खुलासा किया था, चाहे पनडुब्बी सौदा हो, या ये एंडरसन वाला केस, भोपाल गैस त्रासदी वाला केस, एक के बाद एक तमाम गंभीर आरोप जो हैं वो राजीव गांधी पर लग चुके थे। और बोफोर्स वाले में क्वात्रोची का, जो इनके पारिवारिक करीबी थे, इटली के रहने वाले थे, उनका इन्वॉल्व होना, उनका दलाली खाना और फिर उनको भी देश से भागने में मदद करना, ये सारे दाग थे जिसकी वजह से सरकार अलोकप्रिय होती चली गई। और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अमिताभ बच्चन इनके हाथ मजबूत करने आए थे और उन पर भी जब आरोप चस्पा कर दिए गए, वो भी राजनीतिक कारणों से उनके ऊपर आरोप लगे थे, तो फिर वो राजनीति छोड़ करके चले गए। उस समय इस परिवार ने अमिताभ बच्चन का बचाव तक नहीं किया, जबकि वो राजीव गांधी के हाथ मजबूत करने के नाम पर आए थे। तो ये पूरी तरीके से अपने स्वार्थ और अपनी छवि प्रभावित ना हो, यहाँ तक सीमित होकर के परिवार रह गया था। और ये वीपी सिंह, रामधन, अरुण नेहरू, सत्यपाल मलिक, आरिफ मोहम्मद खान, ये जो 4-5 लोग थे, इन्होंने बगावत की थी राजीव गांधी से। और उसके बाद ये एक जन मोर्चा बनाया था शुरू में इन्होंने, और फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवीलाल, इन सब ने मिलकर के जनता दल का गठन किया। जन मोर्चा का उसमें विलय हो गया था। फिर अजीत सिंह भी जुड़ गए, अलग अलग राज्यों के जो छत्रप थे वो भी जुड़ गए, और उसके बाद जो है फिर 89 में चुनाव हुए और राजीव गांधी सत्ता से बाहर हो गए और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। वो भी एक पूरा एक ड्रामेटिक उनका चुनाव हुआ था। दरअसल में संसदीय दल के नेता देवीलाल चुने गए थे, प्रधानमंत्री उनको बनना था, लेकिन चूंकि जन दबाव कुछ ऐसा था कि उन्होंने अपनी पगड़ी उतार करके वीपी सिंह के सिर पर रख दी कि वीपी सिंह ही प्रधानमंत्री होंगे, और देवीलाल फिर उप प्रधानमंत्री हो गए थे। लेकिन झगड़े बढ़ गए। उसमें हुआ ये कि जो जनमोर्चा की तरफ से आए थे, उनको तो भारी भरकम मंत्रालय दे दिए गए, और जो देवीलाल के साथ और दूसरे लोगों के साथ आए थे, उनको हल्के मंत्रालय दे दिए गए। और सरकार में भी ज्यादातर उन्हीं लोगों की चल रही थी जो वीपी सिंह के साथ थे। तो देवीलाल, चंद्रशेखर पहले ही नाराज थे वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने से। तो ये सब एकजुट हो गए, गैंगअप हो गए, और उसके बाद वो सरकार गिर गई। और फिर चंद्रशेखर कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बने, उसमें भी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे। लेकिन एक बड़ी बचकानी सी बहानेबाजी करके कि साहब हरियाणा के 2 पुलिस वाले राजीव गांधी की जासूसी कर रहे थे उनके घर के बाहर खड़े होकर के, तो समर्थन वापस ले लिया गया और चंद्रशेखर की सरकार भी गिर गई। फिर वो 91 का चुनाव हुआ था जिसमें श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा, और उनकी हत्या के बाद फिर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे। तो ये उस समय की तमाम घटनाएं हैं, और वो दौर ऐसा था कि फिर 84 के बाद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिला 2014 तक। सब खंडित सरकारें बनी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा चला। और वो चाहे आपकी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, वो भी अल्पमत सरकार थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की के सांसदों को खरीद करके वो किसी तरह चलती रही। और उसके बाद भी जो सरकारें बनी, अटल जी के नेतृत्व में 96 में सरकार बनी, 13 दिन चली। उसके बाद एचडी देवगौड़ा आ गए, उनकी सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चली, वो भी गिर गई। फिर आई के गुजराल बन गए, उनको भी चचा केसरी ने लंगड़ी मार दी प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन ना वो रहे ना चचा केसरी प्रधानमंत्री बने। फिर चुनाव हुआ, फिर अटल जी प्रधानमंत्री बन गए, 13 महीने की सरकार रही, एक वोट से उसको भी गिरवा दिया। फिर चुनाव हुए, फिर अटल जी आए, फिर वो 5 साल रहे। तो ये नाटक नौटंकी चलती रही, और कांग्रेस ने एक्चुअल में लोकतांत्रिक संस्थाओं का भी बड़ा नुकसान किया,
और जो संवैधानिक संस्थाएं थी उनका भी बड़ा नुकसान किया और देश का भी नुकसान किया। बार-बार चुनाव अगर हो रहे थे तो वो कांग्रेस की वजह से हो रहे थे, क्योंकि कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकारों को और प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और अगर 2014 का भी हम इलेक्शन देखें तो कितनी सीटों का अंतर था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, 138 सीटें आई थी बीजेपी की और कांग्रेस की कितनी आई थी? केवल 145, यानी 7 सीटों का ही अंतर था। तो वही कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। वामपंथी भी और मायावती भी, लालू भी, समाजवादी पार्टी भी, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी भी, सारे इकट्ठे हो गए और कांग्रेस की सरकार बनवा दी, यूपीए का गठन हो गया। अब वो 14 साल कैसे देश चला है ये तो अब हमसे और आपसे और दर्शकों से छुपा ही नहीं है, क्या हुआ था उन 14 सालों। जी। राम मंदिर, राम मंदिर मूवमेंट, भाजपा का उदय। खैर अटल जी की तो सरकार वाला 6 साल का पीरियड आपने डिस्कस कर लिया। उसके बाद तक जो 14 साल, जो आप 10 साल का पीरियड 2004 से 14 के बीच में मनमोहन सिंह का प्रथम कार्यकाल, फिर दूसरा कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल में सरकार का अत्यधिक अलोकप्रिय हो जाना, अन्ना हजारे वाला आंदोलन, उधर गुजरात में मोदी जी का उदय, मोदी जी का राष्ट्रीय फलक पे उभरना, और वो फिर 2013 और 14 में मोदी का राष्ट्रीय नायक बनना और 2014 की प्रचंड विजय। और 2014 से लेकर अब तक तो हम देख ही रहे हैं, मोदी जी अपना तीसरा कार्यकाल कर रहे हैं, यूपी में 2 बार सरकार रिपीट हो जाना प्रचंड बहुमत के साथ। अब सर योगी जी का 1 साल बचा है। कांग्रेस की क्या दुर्दशा है, मुद्दा ही नहीं है, बेचारे झूठ बोल के काम चला रहे हैं। उधर मोदी जी जो है वो नित्य नई ऊंचाइयां छूते चले जा रहे हैं। दुनिया भर में जो टर्मोइल चल रहा है, तो कल सर 2025 खत्म हो गया। 2026 में 5 राज्यों के बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं और उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस, केरल के अलावा कांग्रेस कहीं खाता खोल पाएगी, या खाता तो खोलना दूर की बात है, किसी राज्य में 2-4 सीट भी ले पाएगी। बंगाल में खाता खुल जाएगा, मुझे तो मुश्किल सा लग रहा है। तो अब 26 में आप क्या देख रहे हैं, देश की राजनीति कहां जा रही है, स्पेशली 2026? देखिए 2026 और 2027 मैं इन दोनों सालों को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। 2026 में जिन राज्यों में चुनाव होना है वो तो आपने बता दिया। पश्चिम बंगाल होगा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असम। जी। 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, और फिर 2027 के आखिर में नवंबर दिसंबर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात, ये चुनाव होने हैं। और 2028 में फिर 2029 से पहले राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कई दूसरे स्टेट हैं, इनमें चुनाव होने हैं। लेकिन अभी 2026 की बात कर लेते हैं। 2026 में देखिए जो 2021 का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था बंगाल में। जी। उससे पहली विधानसभा में कांग्रेस के पास 44 एमएलए थे और 2021 के चुनाव में वो शून्य हो गए, यानी 44 एमएलए कहाँ गए पता नहीं चला। 22 एमएलए थे पहली विधानसभा में वामपंथियों के पास में, वो भी शून्य हो गए, वो 22 भी उड़ गए। और ये सब इकट्ठे होकर के कहाँ चले गए, भारतीय जनता पार्टी के एक खाते में चले गए, जो 3 एमएलए से 77 सीटों पर जंप मार करके पहुंच गई, 77 एमएलए। तो वहां एक्चुअल में
टीएमसी और बीजेपी के बीच अब सीधा मुकाबला हो गया है। मतदाता अब इधर-उधर गर्दन घुमा के देख ही नहीं रहे कि कांग्रेस नाम की कोई चीज भी है या नहीं है, वामपंथी है या नहीं है। इस चुनाव में भी कोई उम्मीद है नहीं। 2-4 सीटें कहीं से आ जाएं तो बड़ी मतदाता की, महान जनता की कृपा होगी इनके ऊपर, वरना कर्म तो इन्होंने ऐसे नहीं कर रखे हैं, क्योंकि वहां कभी जाते भी नहीं है, सरकार की आलोचना भी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी तो सड़कों पर लड़ रही है वहां पर, रोज मुद्दों को लेकर के, आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो, दूसरे मुद्दे हो, वो सड़कों पर लड़ रही है। कांग्रेस लड़ती हुई कहीं दिखाई दे रही हो अधीर रंजन चौधरी को छोड़ करके, तो मुझे बता दो आप। जहां तक केरल का और असम का प्रश्न है, पिछली बार भी ये उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस वापसी कर लेगी, लेकिन जहां उम्मीदें होती हैं, ये वहीं जाकर के डूबते हैं, यानी जहां पानी कम हो वहीं डूबते हैं ये, और वहीं डुबोते हैं राहुल गांधी। तो इस बार भी कोई चमत्कार होगा जिसको हम और आप नमस्कार करेंगे, ऐसा लगता तो नहीं है। केरल में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वामपंथी सरकार के खिलाफ, विजयन के खिलाफ। अब वहां पर कोई सूरत हाल बन जाए तो बन जाए, पर आखिरी समय में खेल बिगाड़ने में ये महारत हासिल रखते हैं, ये बिगाड़ देंगे, ऐसा मुझे यकीन है। असम में तो हिमंता बिस्वा शर्मा को हराना या बीजेपी को हराना लोहे के चने चबाने के लायक जैसा होगा। और तमिलनाडु में इस बार स्टालिन की उल्टी गिनती शुरू है। अगर वहां ठीक ठाक गठबंधन हो गया, जैसा अमित शाह दावा कर रहे हैं, तो एआईएडीएमके और बीजेपी और जो सहयोगी दल होंगे, वो वहां गाड़ी इनकी उलट सकते हैं। पुडुचेरी जो है वो छोटा स्टेट है, उसका उसके बारे में हम क्या जिक्र करें, उसका कोई बहुत बड़ा महत्व है भी नहीं, कौन है कौन नहीं है सत्ता में, वहां का मुख्यमंत्री कौन है ये भी लोगों को याद नहीं रहता है। तो राष्ट्रीय राजनीति में उसका कोई बहुत बड़ा महत्व एज सच नहीं है। तो मुझे लगता है कि 2026 ममता बनर्जी के लिए भी, राहुल गांधी के लिए भी, स्टालिन और विजयन के लिए भी, इन सब के लिए बहुत परीक्षा की घड़ी लेकर के आने वाला है। और यहां से जो 2029 की यात्रा शुरू होगी आम चुनाव की, वो बहुत सिग्निफिकेंट होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यहां से संदेश और संकेत जाएंगे, और इसके आगे ये तय होगा कि 2027 कौन जीतेगा। 2027 में फिर से कांग्रेस के लिए एक अवसर की तरह होगा पंजाब का चुनाव, क्योंकि वहां पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार बेहद अलोकप्रिय हो चली है, और लोग इंतजार ही कर रहे हैं, जैसा कहते हैं ना कि मुंह बाए इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आए और हम इनको लंगड़ी मार करके यहां से भी चलता करें। तो ऐसे में तब तक क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार होगी, या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितना विश्वमन हुआ है, 3 कृषि कानूनों से ही वहां पर लगातार वो अभियान चल रहा है, तो वो उसको कितना सफल रहती है ठीक करने में और जमीन तैयार करने में, मुझे लगता नहीं। क्योंकि उनके पास वहां पर जो लीडरशिप इस समय है, आयातित लीडरशिप, वो या तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह उतने सक्रिय कांग्रेस में भी नहीं थे, बीजेपी में तो क्या ही होंगे। सुनील जाखड़ वगैरह जो हैं, उनका एक वर्ग, एक क्षेत्र तक सीमित उनका प्रभाव है, पूरे पंजाब में नहीं है। और अभी वैसी लीडरशिप बीजेपी की तैयार हुई नहीं है पंजाब में, जैसी की जरूरत होती है। अब नवजोत सिद्धू वाला मामला जो है, वो कहाँ चल रहा है, किससे बात चल रही है, कह नहीं सकते, बातचीत चल रही है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, नवजोत सिद्धू भी कोई सीरियस लीडर नहीं है और विश्वसनीय भी नहीं रह गया है। हाँ, कांग्रेस के खिलाफ उसको एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल आप कर सकते हो, तो वहां पर कांग्रेस के लिए एक संभावना रहेगी, अगर सीरियसली इन्होंने वहां पर एफर्ट्स किए। अभी तो नहीं लग रहा कि ये सीरियस है।
तो 2027 में और किसी राज्य में, मणिपुर हो, गोवा हो, वहां थोड़े बहुत ऑप्शन हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा होंगे लगता नहीं। अभी 2027 के बारे में, वह तब के माहौल के बारे में, मुद्दों के बारे में अभी से हम घोषणा कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो रातों रात चीजें बदलती हैं। बाकी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए कोई संभावनाएं 2027 में भी बनेंगी। पर कुल मिला के सर इतना तो तय है कि 26 और 27 जो है वो 29 के लिए एक निर्णायक बढ़त, जैसे अभी आपने एकदम बहुत सही आकलन किया कि एकमात्र पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां कांग्रेस फाइट में रहेगी, जीतने की तो बात मत करिए अभी, एकमात्र, बाकी कहीं फाइट में भी नहीं है। बाकी तो हर जगह खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा इसके लाले पड़े हुए हैं। पंजाब में फाइट में रहेगी, क्यों? क्योंकि पंजाब में बीजेपी अभी एक डायलेमा में है कि अकेले लड़े या अकालियों के साथ लड़े। अकालियों का इधर थोड़ा सा रिवाइवल हुआ है सर पिछले 6 महीने में, जी जी। सुखबीर बादल तो, और पंथिक वोट वापस अकालियों की तरफ बढ़ रहा है। हिंदू भाजपा के साथ काफी हद तक पोलराइज होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर अब निर्णय दोनों पार्टियों को यह लेना है कि भाजपा और अकाली वापस मिलकर लड़ते हैं, और क्या भाजपा अब भी छोटे भाई की भूमिका में रहेगी, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में तो अकाली बहुत पीछे थे भाजपा से, पिछले लोकसभा चुनाव। परंतु पूरे देश में अच्छा, हिमाचल में भी वो कोई चांस है नहीं इनका, वहां तो बीजेपी आ जाएगी। पिछली बार भी कम वोटों के बड़ी, वो तो सर दुर्भाग्य से है। तो इसका मतलब यह है कि 2027 में 2029 की भूमिका लिख दी जाएगी। बिल्कुल, नो डाउट। तो ये जो 2 साल हैं, ये भाजपा संगठन के लिए, और जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नवीन बाबू, उनके लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। और बाकी सर मैं देख रहा हूं कि जितना एग्रेसिव होके अमित शाह जी बंगाल में लगे हुए हैं, तो अमित शाह जी को तो मुझे याद है 2012 में जब उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 9 सीटें हुआ करती थी, और एक अखबार ने एक IBTL नाम का एक पोर्टल हुआ करता था, उसने एक बार लिख दिया कि 20 सीट आएगी। सर इतना मजाक उड़ाया गया था IBTL कि क्या सीटें क्या पेड़ पे लगती हैं क्या, 20 सीट कहां से जीत लोगे। सर वहां से सफर शुरू करके 72 सीट पे ले आने का जो राजनीतिक कौशल है, वो मैंने अमित शाह जी का देखा है यूपी में। तरीके से वो बंगाल में लगे हैं और आगे तमिलनाडु में लगेंगे, तो मैं तो बहुत होपफुल हूं इन दोनों स्टेट्स के लिए। तो चलिए सर, देख आज बहुत अच्छी बड़ी गंभीर चर्चा हुई और अलग हट के की हमने, आज करंट अफेयर्स नहीं परंतु पीछे से हम काफी कुछ, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे। और आपका जो तो आपको और भाऊ को सुन के लोगों को इसीलिए मजा आता है सर, अनुभव का एक कुछ मतलब मूल्य तो है। ये जो बाल सफेद हुए ये अनुभव की जो सफेदी है वो वाकई बताती। सर मुझे पता है आपको अगले वीडियो के लिए जाना है, समय हो गया है, दोबारा मिलते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।